नमस्कार, इनॉक्स न्यूज़ में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दर्शकों, धर्मशाला की बात करें तो धर्मशाला में एक नया शिक्षण संस्थान खुलने वाला है मिनर्वा नाम से। और ऐसे में बात करें तो विभिन्न कोचिंग जो स्टूडेंट लेना चाहते हैं वहाँ पे ले सकते हैं। विभिन्न कोर्सेज जो है उनके द्वारा चलाए जाएंगे। आज प्रेस वार्ता इनके द्वारा रखी गई थी कि कब इसकी ओपनिंग होगी और क्या कुछ खास जो है इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में रहने वाला है। तो कुछ बातचीत करेंगे, एमडी और सीएमडी यहाँ पे मौजूद हुए हैं, उनसे जानकारी लेंगे किस तरह का ये इंस्टीट्यूट है और क्या कुछ खास जो है धर्मशाला वासियों के लिए, हिमाचल वासियों के लिए और कांगड़ा वासियों के लिए रहने वाला है। सबसे पहले स्वागत है सर हमारे चैनल पे। धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल के माध्यम से हम सबको ये बताना चाहते हैं और ख़ासकर ज़िला कांगड़ा और ज़िला चंबा के जितने भी बच्चे जो जेई, नीट, CUET, NDA की तैयारी करना चाहते हैं कि मिनर्वा स्टडी सर्कल ने अपना नया सेंटर आपके सिद्धवाड़ी स्थान पे खोल दिया है और जिसका शुभारंभ 2 तारीख को हम विधिवत करने जा रहे हैं, 2 फरवरी को करने जा रहे हैं। तो जो भी बच्चे जेई, नीट 2025, 2026 के चाहवान हैं वो हमारे सेंटर पे आ सकते हैं और अपनी सुचारू तैयारी कर सकते हैं। जी सर, धर्मशाला की बात करें तो हमीरपुर के बाद धर्मशाला को एजुकेशन हब के रूप में आप जाने लगा है। तो सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि धर्मशाला ही क्यों चूज़ किया आपने अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए? देखिए, हमारे पास हमारा जो इंस्टीट्यूशन है मिनर्वा स्टडी सर्कल वो घुमारवीं में 2014 से वर्क कर रहा है। हमारे पास धर्मशाला, कांगड़ा, पालमपुर और चंबा से बहुत से बच्चे जो हैं कोचिंग लेने के लिए पहुंचते थे। तो यहाँ के काफ़ी पेरेंट्स की ये हमें रिक्वेस्ट रहती थी कि आप धर्मशाला में भी इस तरह की कोचिंग जो है वो स्टार्ट करिए। तो धर्मशाला का कैचमेंट एरिया भी हमें अच्छा लगा और यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वेदर के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो ये स्टडीज़ के लिए बहुत अच्छी जगह हमें लगी। हमने और भी जगह पे ट्राई किया लेकिन बेस्ट सूट हमें धर्मशाला ही किया, इसलिए हम लोगों ने अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है धर्मशाला में स्टार्ट करने की सोची है। जी सर, आपसे सवाल रहेगा, धर्मशाला की बात करें तो यहाँ पे ऑलरेडी बहुत से शिक्षण संस्थान हैं जो नीट, जेई की जो प्रिपरेशन है वो छात्रों को करवा रहे हैं और काफ़ी अच्छे रिजल्ट भी उनके आ रहे हैं। ऐसा क्या खास है जो छात्र आपके अकेडमी में है, आपके इन संस्थान में है? क्या ऐसी भिन्नता है जो आपको अन्य संस्थान से अलग करती है? बाकी जितने भी संस्थान यहाँ स्थापित हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उनके साथ हम भी अपना यहाँ हाथ बटाने के लिए आए हैं कि जो बच्चे और ज़्यादा यहाँ आना चाहते हैं और ज़्यादा कोशिश करना चाहते हैं वो करें। जहाँ तक हमारी अलग बात करने की बात है तो इसमें मैं आपको अभी तो यही बता पाऊँगा कि पढ़ाई के साथ साथ जो हमारा सोशियो एकेडमिक एनवायरनमेंट रहेगा वो इतना कंड्यूसिव होता है कि जो बच्चा बाकी दिक्कतें परेशानियां झेलता है उनको भी हम मिनिमाइज़ करते हैं और उसमें हमारे अलग अलग तरह की चीज़ें रहती हैं। जैसे महीने में एक दफ़ा हम उनको अपनी स्टडी से हट के कुछ और भी करवाते हैं, उनकी मेंटरिंग होती है। हाँ जी, मेंटरिंग होती है उनके लिए। साथ में हम PTMs कंडक्ट करते हैं जिसमें पेरेंट्स का भी सहयोग हम लेते हैं साथ में। और साथ में कैसे एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए उनको अपने फियर के साथ फाइट करना है, जो एंग्जाइटी को मिनिमाइज़ करना है, और उनके लिए हम मोटिवेशनल सेशंस भी रखते हैं। उसके साथ उनकी करियर काउंसलिंग और गाइडेंस। मान लीजिए किसी बच्चे ने सोचा है कि मुझे इतने मार्क्स इस फलां एग्ज़ाम में आने चाहिए लेकिन उसको लग रहा है कि अब वहाँ पे वो नहीं पहुँच पा रहा है, तो और क्या सेकंड बेस्ट उसके लिए हो सकता है, इन सब चीज़ों पे हम काम करते हैं। जी, हमारा ये मानना है कि हर बच्चे की जो लर्निंग स्पीड होती है वो अलग अलग होती है। जब हमारे टीचर्स क्लासरूम में टीच करते हैं तो कुछ बच्चे उसको बहुत जल्दी पिकअप कर लेते हैं और कुछ बच्चों को पिकअप करने में टाइम लगता है। जनरली आपने देखा होगा इंस्टीट्यूशंस में जो टीचर टीच करते हैं उनकी अवेलेबिलिटी बच्चों के लिए बाद में नहीं रहती है, वो टीचर बच्चों को नहीं मिल पाते हैं, जिसकी वजह से अगर कोई चीज़ वो नहीं समझ पाए तो वो उनके लिए छूट ही जाती है। हमारे इंस्टीट्यूशन में एक जो डाउट रिमूवल सेशन का जो सिस्टम है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। जो टीचर क्लास में टीच करेंगे वही टीचर्स बच्चों के साथ फिर इवनिंग में बैठेंगे और उनके पर्सनल डाउट्स लेंगे। उस डाउट रिमूवल के टाइम हमें बच्चे की इंडिविजुअल प्रॉब्लम का पता लग जाता है। हम लोग ये पहचान पाते हैं कि हमें इस पेस से कम पेस से पढ़ाना चाहिए, कार्य करने की आवश्यकता है एक छात्र को, वो उसके हिसाब से हम बच्चों को फिर जो है गाइड करते हैं। पर दूसरा कहीं ना कहीं सवाल ये पैदा नहीं होता कि एक छात्र है +1 में वही पढ़ रहा है, +2 में वही पढ़ रहा है, उसको कोचिंग की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि ये जो जितने भी एग्जाम है +2 बेस्ड हैं, चाहे नीट की बात करें, जेई की बात करें, ऐसे में कोचिंग संस्थान में कोचिंग लेना तो जो उसको +1 और +2 का जो बेस होता है, क्या लगता है उस तरीके से नहीं बिल्ड हो पाता? तो क्या कमी रहती है इसमें आपको? देखिए, जो +1 +2 की पढ़ाई है बोर्ड के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक अलग तरह की है। जी, उसमें आपको क्वेश्चन आएगा और उस क्वेश्चन का आपने आंसर लिखना है 1 लाइन में, 2 लाइन में, 4 लाइन में, 10 लाइन में।
जहाँ तक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात है उसमें आपको MCQ क्वेश्चन ही आएंगे और साथ में नेगेटिव मार्किंग भी होगी, जो एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करती है। साथ में जहाँ तक बोर्ड के एग्ज़ाम की बात है, बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए एक टाइम निश्चित है और उस टाइम में वो क्वेश्चंस लिखने हैं। अगर उससे कम भी लिखे जाएंगे तो भी काम चल जाएगा, उससे ज़्यादा तो खैर क्या ही लिख सकते हैं। जहाँ तक नीट जैसे एग्ज़ाम की बात है तो उसमें टाइम फ्रेम जो बना है वो 1 मिनट में एक क्वेश्चन है। जेई के लिए टाइम थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन उसमें क्वेश्चंस जो MCQ क्वेश्चन आएंगे उनका जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो डिफरेंट है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप ये मान सकते हैं कि एक तरह से जो एप्टीट्यूड चाहिए फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो या फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसके साथ साथ उसका एटीट्यूड भी क्या वो ऐसा है कि नहीं है, वो भी बहुत ही आवश्यक है। और हम कोचिंग में उनके उस एटीट्यूड पे भी काम करते हैं। तभी अगर आप देखेंगे तो हमारे सेंटर से पिछले 10 साल में घुमारवीं से कितने ज़्यादा बच्चों ने MBBS में दाखिला पाया है, IITs में गए हैं, NITs में गए हैं। तो एक खाली किताबी ज्ञान या फिर क्लासरूम में ही पढ़ना एक नेसेसिटी नहीं है, उसके साथ और बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। सर एक आपसे सवाल रहेगा, एक बड़ा सवाल ये है कि धर्मशाला की बात करें या पूरे हिमाचल प्रदेश की बात करें, जो लाइब्रेरी फैक्टर है वो काफ़ी इम्पैक्ट कर रहा है शिक्षण संस्थानों को, क्योंकि जब से लाइब्रेरीज खुलना शुरू हुई हैं तब से शिक्षण संस्थानों की जो स्ट्रेंथ है वो भी कहीं ना कहीं कम हो रही है। तो क्या लगता है कि जो लाइब्रेरीज हैं वहाँ पर स्टार्टिंग तौर पर जो बच्चा जा रहा है, क्योंकि हिमाचल की जिला कांगड़ा की बात करें तो कई दुर्गम क्षेत्र हैं, चंबा है, लाहौल स्पीति है, किन्नौर है, अपर शिमला है, ऐसे में जो छात्र लाइब्रेरी आ रहे हैं +2 के बाद, क्या लगता है कि वो एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे, और नहीं कर पाएंगे तो कहाँ पे कमी जो है उनमें रहती है विशेष तौर पर? देखिए, लाइब्रेरी में पढ़ाई करना बहुत अच्छा है जी। अच्छा एक एनवायरनमेंट बच्चों को मिलता है, बाकी बच्चे भी पढ़ रहे होते हैं। लेकिन किसी भी एग्ज़ाम को अगर क्रैक करना है तो पहले उसके लिए कंडीशनिंग होती है जी। जब अगर आपके एग्ज़ाम के लिए कंडीशनिंग नहीं है तो आपके बहुत कम चांसेस हैं कि आप एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। उसके लिए सबसे ज़रूरी होती है रेगुलर टेस्टिंग। जैसे हमारे इंस्टीट्यूशन में हर 15 दिन के बाद नीट जेई पैटर्न का एग्ज़ाम रहेगा। अगर 3 आवर्स का एग्ज़ाम रहेगा, उस एग्ज़ाम को हमने उसी पैटर्न पे लेते हैं जिस पैटर्न पे उनका फाइनल एग्ज़ाम होना है। मैं आपको बताऊं कि नीट और जेई का एग्ज़ाम होने से पहले हम 40 टाइम के लगभग बच्चे को सिमिलर एग्ज़ाम में बिठाते हैं। और दूसरी चीज़ मैंने आपको ये बताना चाहूँगा कि जो आजकल हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रहता है उसमें जो मटेरियल अवेलेबल है उसकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम जो होना है नीट का जेई का उसमें एक लिमिट है। तो बल्क में स्टडी मटेरियल उसमें क्या होता है कि बच्चा मिसगाइड हो जाता है। सपोज करो कि बच्चा लाइब्रेरी में पढ़ रहा है, उसको ये नहीं पता कि मुझे पढ़ना क्या है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो वो कंडीशन अगर नहीं हुई तो फिर बच्चा जो है इस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाएगा। बिना कोचिंग के, बिना टीचर के ये एग्ज़ाम क्रैक करना मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है। सर आपसे सवाल रहेगा, हिमाचल की बात करें, पूरे भारतवर्ष की बात करें, 20 लाख से अधिक जो छात्र हैं नीट की परीक्षा हर साल देते हैं। और हिमाचल प्रदेश में जो बेरोजगारी स्तर है लगातार आपको पता है कि किस तरह से बढ़ रहा है। ऐसे में जो अन्य छात्र हैं जो अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वो कहाँ जाए? देखिए, सबसे पहले तो अपना एक गोल निर्धारित कीजिए कि आपको करना क्या है और उस गोल के पीछे फिर लग जाइए, रास्ता आपको मिल जाएगा। जो अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिए भी अन्य जगहों पे, हिमाचल में भी, बाकी और जगह पे भी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी बहुत सारी जगह हैं। और जैसा आप कह रहे हैं कि लाइब्रेरी का जो एक बात आप कर रहे हैं, तो लाइब्रेरी में जाके भी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आप एक टीचर, एक कोई इंस्टीट्यूशन चिन्हित कर लीजिए जहाँ से आपको अच्छे से गाइडेंस मिल सके। और उसके बाद जो भी आपने टेस्ट सोच लिया है कि आपको वहाँ तक जाना है, फिर उसके पीछे एक बार लग जाइए, फिर दिन रात मेहनत करिए, एक टीचर के साथ बैठिए, बात करिए, एक अच्छी गाइडेंस लीजिए। आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती जी। इसके अलावा अगर बात करें किसी भी शिक्षण संस्थान के लिए, उसकी रीढ़ की हड्डी होती है उसका रिजल्ट और उसके छात्र। आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात करें तो कितने छात्र जो है अब तक चयनित हो चुके हैं और कितने छात्रों के रिजल्ट जो है आने वाले? हमने कोचिंग इंस्टीट्यूट जो था वो घुमारवीं में 2014 से स्टार्ट किया था जी। 2014 में हमारे पास बहुत कम छात्र आए थे इस चीज़ के लिए, और आज वो नंबर एक बहुत अच्छा 700 तक छात्र पहुंच गए हैं। हमारे अभी तक हमारे सेंटर से पिछले 10 सालों में, या आप ये मान के चलिए कि 10 साल तो मैं बता रहा हूँ कि उस तरह से, लेकिन अगर आप 5 साल की बात करें या थोड़ा सा और उसमें जोड़ लें तो अभी तक 350 से ज़्यादा छात्र हमारे यहाँ से MBBS में दाखिला पा चुके हैं, और उसमें से कुछ तो MBBS कंप्लीट कर भी चुके होंगे जी। इसके साथ साथ 250 से ज़्यादा बच्चे हमारे यहाँ से NITs, IITs और दिल्ली यूनिवर्सिटी, और जो भी आप जिनको एक एस्टीम्ड इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस कहेंगे अक्रॉस इंडिया, उसमें दाखिला पा चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं, जॉब भी कर रहे होंगे। और इसके साथ हम उनको गिन नहीं पाए हैं
कि कितने छात्र हमारे यहाँ से कोचिंग प्राप्त करके पढ़ाई कर करके बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर और बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज़ में दाखिला पाके या तो वो अभी अपना कंप्लीट कर रहे हैं या कंप्लीट करके वो अपनी नौकरी पा चुके हैं या अपना कोई एंटरप्राइज चल रहे हैं। तो हमारा जो बेसिक ध्येय है वो ये है कि जो भी बच्चा हमारे पास आए वो एक सटीक तरह से किसी भी एग्ज़ाम की, जिस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहता है उस एग्ज़ाम की तैयारी करना वो समझ ले कि उसको क्या एक्चुअल में करना है और क्या नहीं करना है। क्योंकि जब बच्चे में वो लगन आ जाएगी, जब कंसिस्टेंसी आ जाएगी, वो परसिवरेंस आ जाएगी, फिर वो एक ना एक दिन विनर पक्का हो जाएगा। क्योंकि हम ये मानते हैं कि एवरीवन इज़ बॉर्न टू विन, इफ़ नॉट टुडे टुमारो, इफ़ नॉट टुमारो देन डे आफ्टर टुमारो, बट वन डे ही विल डेफिनेटली कॉन्कर। सर, इसके अलावा बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल में बहुत से परिवार ऐसे हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं और कुछ छात्र ऐसे हैं जिनमें प्रतिभा है परंतु आर्थिक तौर पे तंग होने के कारण वो स्टडी नहीं कर पा रहे। तो आपके संस्थान में 10 साल से आप कोचिंग दे रहे हैं, 10 साल से कितना की छात्रों को आपने जो है अब आर्थिक तौर पे मदद की है और कितने छात्र जो है आपके इंस्टीट्यूट से बिना फीस के या बिना आर्थिक तंगी के पास आउट हो पाए? देखिए, हमने जो भी हमारे बिलो पॉवर्टी लाइन परिवार रहते हैं, बच्चे आते हैं, पहले तो हम थोड़ा सा उसमें चेक करते हैं कि वो रियलिटी में एक्चुअल में है कि नहीं है। साथ में हम ये देखते हैं कि बच्चा जो है क्या उस कैलिबर में है कि उसको हम प्रिपेयर करें तो वो एग्ज़ाम को क्रैक तक कर पाए वो। उसके बाद फिर हम 50% तो हमारा स्टैंड ऑफ रहता है, वो डायरेक्ट हम लोग जो हैं उसमें ऑफ करते हैं। पर कुछ बच्चे हमारे पास ऐसे भी निकले हैं घुमारवीं सेंटर से जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही नीचे थी, तो उनको हमने बिना फीस के भी जो है वो घुमारवीं सेंटर में पढ़ाया है। तो कुछ एक आंकड़ा है कितने छात्रों का अभी शिक्षा दे चुके हो वैसे? ऐसे एग्जैक्ट तो नंबर मेरे पास नहीं है, बट लगभग हमारे पास 20 से 30 बच्चे जो हैं आज तक जो हैं इस तरह के हम लोग जो हैं वो हमारे से MBBS के लिए और JEE के लिए सिलेक्ट हो चुके हैं। तो स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी चलाए जाते हैं आपके द्वारा ताकि स्कॉलरशिप के तहत भी जो है छात्र शिक्षा? हाँ, देखिए, हमारे डिफरेंट स्कॉलरशिप रहते हैं। एक तो हम लोग एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं, जो अभी मैंने इस बार भी हर स्कूल में जाके जो है बच्चों का टैलेंट एग्ज़ाम करवाया। उस एग्ज़ाम में जो हमारा बच्चा टॉप करेगा उसको 25% हमारा जो है ऑफ रहेगा फीस में, और उस फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों को 25% रहेगा। 20% जो है 4th पोजीशन वाले को है, 15% जो है वो 5th पोजीशन वाले को है। इसके साथ साथ उनका जो पिछला बोर्ड के रिजल्ट रहते हैं उसके बेसिस पे भी हम लोग जो है वो स्कॉलरशिप बच्चों को देते हैं। सर, परंतु आज की बात करें तो कहीं ना कहीं छात्रों में एक भेड़ चाल भी है, क्योंकि मेनली परिजनों की बात करें तो आज के समय में जो परिजन हैं उनके पास इतना समय नहीं है अपने बच्चों को देने के लिए, छात्रों को देने पे। और ऐसे में कहीं ना कहीं क्या है कि वो भी भेड़ चाल की तरफ चल पड़ते हैं कि हमने ये करना है, आपका बच्चा भी ये कर रहा है तो हमने उसको डॉक्टर बनाएंगे। तो ऐसे में आपको क्या लगता है उस छात्रों को किस तरह से मोटिवेट करने की ज़रूरत है, किस तरह से मानसिक तौर पर उसको और मजबूत करने की आवश्यकता है? देखिए, क्या रहता है कि सबसे पहले तो पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चे की कैपेबिलिटीज़ और कैपेसिटीज़ इनको चेक करें कि बच्चा जो है क्या, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है ये हार्ड वर्क बहुत चाहिए, इनमें डेडिकेशन चाहिए बच्चे के अंदर। तो पहले तो पेरेंट्स इसको ऑब्ज़र्व करें कि बच्चा डेडिकेटेड है या नहीं है। उसको सिटिंग देनी पड़ेगी, एटलीस्ट 8 आवर्स की जो स्टडी आवर्स चाहिए बच्चे के, जो उसको घर में डिवोट करने पड़ेंगे अगर इस तरह का एग्ज़ाम जो है वो क्रैक करना है। इसके साथ साथ मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि किसी बच्चे की अगर इच्छा है कि मेरे को डॉक्टर बनना है, मेरे को इंजीनियर बनना है, तो मैं सुजेस्ट करूँगा कि उसको एटलीस्ट 1 साल की कोचिंग तो ज़रूर दिलाएं। 1 साल के अंदर पता लग जाता है कि वो बच्चा जो है कहाँ तक रीच कर रहा है। और हमारे इंस्टीट्यूशन में ऐसा नहीं है कि सिर्फ JEE और नीट के लिए हम बच्चों को गाइड करते हैं। हम क्लासरूम में बच्चों को बोलते हैं कि आप सीखो कि हार्ड वर्क कैसे होता है। अगर आप इस बार सेलेक्ट नहीं हुए तो यही एक सिंगल एग्ज़ाम नहीं है, बहुत से एग्ज़ाम हैं जो ग्रेजुएशन के बाद होने हैं, लेकिन बच्चे ने अगर बैठना सीख लिया, हार्ड वर्क करना सीख लिया, तो एक ना एक दिन वो किसी ना किसी एग्ज़ाम में तो ज़रूर सेलेक्ट हो जाएगा। कहीं ना कहीं ये बात भी, मानसिकता भी लोगों में है कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है बड़ी भर के फीस जो है लेते हैं, बड़ी जो फीसें हैं उनसे लेते हैं। तो ऐसे में जो मानसिकता है लोगों की वो किस तरह से, और आपका जो फीस स्ट्रक्चर है वो किस तरह का है? देखिए, जहाँ तक बात फ़ीस स्ट्रक्चर की है, फ़ीस स्ट्रक्चर तो है जी, लेकिन जैसे सर ने भी आपको बताया और हम आपके माध्यम से हम सबको बताना चाहते हैं कि हमारे पास स्कॉलरशिप स्कीम्स डिफरेंट सब के लिए है। फ़ीस की जहाँ तक बात है वो कोर्सेज़ पे डिपेंड करती है कि कितने दिन का कोर्स चलेगा, कोई ईयरली कोर्स है या कोई 40 दिन का कोर्स है या किस तरह से कोर्स है। तो फ़ीस तो उस तरह से निर्धारित होती है, क्योंकि फ़ीस के अंदर ही हमने बच्चों को एक स्टडी मटेरियल भी देना है
और उनको स्टडी मटेरियल देना है। और एक टाइम पीरियड के बाद, जैसे 1 साल का अगर कोर्स है तो हर 15 दिन के बाद उनका टेस्ट भी होगा। तो उसमें जो भी एक स्टडी मटेरियल होगा और स्टेशनरी चार्जेस हैं, और साथ में हम आपको ये भी पता ही है कि कोचिंग सेक्टर के ऊपर जीएसटी भी है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के इतनी सी फ़ीस स्ट्रक्चर हम रखते हैं कि जिसमें हम इन चीज़ों को कर पाएँ, एक क्वालिटेटिव वे में कर पाएँ और बच्चे के ऊपर भी कोई ज़्यादा बोझ ना आए। इसके बाद सर बात करें कहीं ना कहीं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है एक ऐसा माध्यम है बच्चों के लिए जहाँ पे वो अपना जो भविष्य बना सकते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं आप भी एक परिजन रहे होंगे, तो जब परिजन कोई अपना बच्चा धर्मशाला भेजेगा या अन्य डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे भेजेगा तो उसके मन ये चिंता रहेगी कि मेरा बच्चा कहाँ रहेगा, कहाँ खाएगा। तो हॉस्टल की फैसिलिटी किस तरह की आपके द्वारा दी जाएगी? जो छात्र अन्य जिलों से आपके पास आएगा तो उसके लिए किस तरह की व्यवस्था शिक्षा के साथ अन्य रहेगी? देखिए, किसी भी पेरेंट को जब किसी इंस्टीट्यूशन में अपना बच्चा जो है वो एडमिट करवाना होता है तो उनके लिए बहुत चिंता का विषय होता है कि वहाँ पे किस तरह का स्टडी एनवायरनमेंट है, किस तरह का रहने का प्रबंध है। तो मैं सबसे पहले तो ऐड करना चाहूँगा कि हमारे पास हॉस्टल फैसिलिटी बॉयज़ और गर्ल्स के लिए सेपरेटली है। साथ में हम लोगों ने बहुत से पीजी का अरेंजमेंट भी कर रखा है। हम ये लोगों के ऊपर छोड़ देंगे कि वो हॉस्टल प्रेफर करते हैं या पीजी प्रेफर करते हैं। इसके साथ साथ मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा कि हमारी जो टीचिंग फैकल्टी है वो ऑल ओवर इंडिया से टीचर्स हमारे पास जो हैं वो हमने रिक्रूट किए हैं। बहुत से डिफरेंट स्टेट्स के टीचर आ रहे हैं। हिमाचल के भी जो बहुत अच्छे लेवल पर जो टीचर्स हैं वो हम लोग जो हैं धर्मशाला में लाने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ हॉस्टल में भी हम जो खाने का जो प्रबंध करेंगे वो हाइजीनिक रहे, बच्चों को हेल्थ जो है उसका बच्चों की सही रहे, इसका हम खास ध्यान रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप में क्या मैसेज देना चाहेंगे जनता के लिए जो आपको सुन रही है? हम आपके माध्यम से यही आपको मैसेज देना चाहेंगे कि आप आइए, इंस्टीट्यूट में आइए, इंस्टीट्यूट विज़िट कीजिए, अपने क्वेश्चंस लेके आइए, उन क्वेश्चंस का आंसर लीजिए। फिर अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे के लिए, आपके उस सपने के लिए जो बच्चा देखना चाहता है उसको साकार करने के लिए हम आपकी सहायता कर सकते हैं, हम आपकी मदद कर सकते हैं, तो ज़रूर आइए, विश्वास के साथ आइए। क्योंकि अभी तक घुमारवीं की, बिलासपुर की जनता ने और बाकी जगह के लोगों ने भी हमारे ऊपर विश्वास व्यक्त किया है। उसी विश्वास को लेके हम आज एक धर्मशाला में आए हैं और उस विश्वास को आगे रखने के लिए हमें सबके सहयोग की ज़रूरत होगी। लेकिन किसी भी चीज़ को मन में मत रखिए, जो भी आपको लगता है सवाल पूछिए। बच्चा भी अपने सवाल लेके आए, अपने सवाल वहाँ पूछे। अगर सवालों का जवाब मिलता है फिर वो एडमिशन ले, और एडमिशन के साथ फिर एक चीज़ रख ले कि जब आप आए हैं तो 100% फेथ के साथ आइए। और जितने टाइम के लिए आप आए हैं उस टाइम में जो भी हमारे शिक्षक, हमारे टीचर, हमारे सेंटर हेड या हम आपको बोलते हैं वो आपकी भलाई के लिए बोलेंगे, आपकी भलाई के लिए करेंगे, तो उसको करने के लिए तैयार रहिए। सफलता आपके कदम जरूर चूमेंगे। सर एक सवाल रहेगा, डेमो क्लासेस की बात करें तो कहीं ना कहीं छात्र के मन में ये भी होता है कि पहले मैं वहाँ पे जाऊँगा और डेमो क्लासेस लूँगा, तो ऐसा कुछ प्रावधान भी है डेमो क्लासेस? कितने दिनों का ये? देखिए, पहले तो जो डेमो क्लासेस का सिस्टम रहता है, मैं बच्चे से और पेरेंट्स से भी ये बात करना चाहूँगा कि बच्चे को फुली मेंटली प्रिपेयर करके भेजिए। 2 या 3 दिन में कुछ नहीं होने वाला होता है, इट टेक्स टाइम। तो हाँ, वो उसमें क्या धीरे बच्चे को एडजस्ट होना होता है, टीचर के साथ ट्यूनिंग बनती है। ये कोई 1 या 2 दिन का प्रोसेस नहीं है, बट फिर भी लोगों की सेटिस्फेक्शन के लिए हम जो हैं वो 7 डेज़ का डेमो क्लासेस का जो है प्रोविज़न रखेंगे। बट हमारे ऊपर विश्वास करिए, हमारे पिछले रिजल्ट्स को देख लीजिए। पिछले साल हमारे पास मेडिकल की तैयारी के लिए लगभग 250 बच्चे थे, जिनमें से हमारे 53 बच्चे जो हैं वो जो हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में MBBS के लिए सिलेक्ट हुए हैं, बाकी कोर्सेज़ के साथ साथ। तो फिर भी अगर कोई डेमो क्लासेस के लेना चाहें तो सबका वेलकम है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा, डेमो क्लासेस की जहाँ तक बात कर रहे हैं कि डेमो क्लासेस बहुत तरह की होती हैं। एक डेमो क्लासेस ऐसी होती हैं कि वो 4, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन के लिए बोलेंगे कि डेमो क्लासेस हैं, और वहाँ पे टीचर आएगा, बहुत अच्छे से पढ़ाएगा, सबको समझ आएगा, बड़ा मज़ा सा आएगा, और उसके बाद बोलेंगे कि अब हम असली क्लास में आने के लिए तैयार हैं जी। और जब वो असली क्लास में जाएंगे तो वो टीचर उनको वहाँ नहीं मिलेंगे जी। तो हमारी डेमो क्लास तो एज सच वही है जो क्लास चल रही है, उसमें ही सब कुछ होगा। और जैसे क्लास चल रही होगी वैसे ही डेमो होगा। जो टीचर आज पढ़ा रहा है वही कल पढ़ाएगा, वही 1 साल के बाद पढ़ाएगा और वही क्लास में आएगा। तो उसमें डेमो एज सच मैं उसको बोलूँ कि आप कोई डेमो, क्योंकि डेमोस्ट्रेशन को क्या लिया जाता है कि बहुत अच्छे से जो प्लेसिड वे में किया जाए, वो नहीं होगा। हमारी जो क्लास चलेगी वही रेगुलर क्लास चलेगी, तो उसी में सब कहीं अब बात लगी है तो गुरुकुल जो पद्धति है वो फिर से हिमाचल प्रदेश में या भारतवर्ष में जो है और भारतीय ज्ञान परंपरा जो है वो एक बार आने लगी है। तो गुरुकुल पद्धति को किस तरह देखते हो? गुरुकुल पद्धति की बात करें तो शिक्षा के साथ साथ मानसिक तौर पर किस तरह से जो
जो छात्र है उसको आपके द्वारा मेडिटेट और अन्य व्यवस्थाओं में जो है उसको दृढ़ बनाया जाता है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। अब मैं आपको थोड़ा सा पीछे अगर ले जाऊं तो 2020 कोविड के आने से पहले ऐसा लगता था कि शायद अब शिक्षक की ज़रूरत नहीं होगी, या शिक्षक की अगर ज़रूरत होगी तो ऑनलाइन में भी हो जाएगा। जी। और उसके बाद कोविड में सबने देखा कि ऑनलाइन मोड में Smart सबने classes वगैरह जो है। सबने क्लासेज अटेंड करी, हमने भी करवाई, लेकिन उसकी आउटकम क्या है उस पर मैं अभी नहीं जाना चाहूँगा, वो सब जानते हैं। रिजल्ट जिसने कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हुआ है उससे। जहाँ जिस बच्चे ने पढ़ा है और जो उनके गुरु एक्चुअल में पढ़ाते हैं स्कूल में या कहीं भी, उन्होंने भी देखा है। तो ये तो मान के चलिए कि गुरुकुल तो चलो उस पर नहीं जाते हैं, लेकिन एक तो मान के चलिए कि कोविड ने ये बता दिया है कि शिक्षा को अगर होना है, शिक्षा अगर आगे बढ़नी है, तो उसके लिए एक जगह पे टीचर का, स्टूडेंट का और एक क्लासरूम का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। और उन तीनों चीज़ों को एक जगह पे होना पड़ेगा, एक्चुअल सेंस में, रियल सेंस में, वर्चुअल सेंस में नहीं। वर्चुअल सेंस में वो सफलता शायद 1 आउट ऑफ 1000 होगी, लेकिन रियलिटी में शायद वो फिर 100 आउट ऑफ 1000 या 200 आउट ऑफ 1000 हो सकती है। तो इसके लिए और कोचिंग के लिए तो बच्चे का टीचर के साथ रहना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कोचिंग सिर्फ जो मैंने कहा कि किताबी ज्ञान या क्लासरूम में जो आपने इंस्ट्रक्शन दे दी वो नहीं है। जब तक वो बैठेगा नहीं, वो समझेगा नहीं, टीचर उसको नहीं समझेगा कि और बच्चे के क्या भाव हैं, कि इसको कहाँ दिक्कत आ रही है, जो उसको दिक्कत आ रही है पढ़ने में उसकी वजह क्या है। अगर वो घर से क्या वो 8 घंटे की, 7 घंटे की या कम से कम 6 घंटे की नींद ले रहा है, या वो खाना ढंग से खा रहा है या कुछ और खा रहा है, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो एक, तो अगर आप इसको गुरुकुल से जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ सकते हैं, लेकिन हमारा काम करने का तरीका अभी तक का ये है और धर्मशाला में भी ये रहेगा। बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो यदि आप भी शिक्षण संस्थान में यहाँ पे आना चाहते हैं और यदि आपका सपना भी डॉक्टर बनने का है या IIT या इंजीनियरिंग करने का है, तो मिनर्वा कोचिंग आ सकते हैं। काफ़ी अच्छे रिजल्ट जो है इन्होंने पिछले 10 सालों में दिए हैं। और जिस तरह से व्यक्ति के जीवन के लिए जो पानी है वो आवश्यक है, उसी तरह से छात्र जीवन के लिए एक जो शिक्षा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ऐसे में कुछ बातचीत इनसे करना चाहिए, किस प्रकार से इस शिक्षण संस्थान को देखते हैं और क्या कुछ विशेष तौर पर इस ओपनिंग को लेकर इनका कहना है। तो फिलहाल इस टीम में इतना ही, आप बने रहिएगा इनिक्स न्यूज़ के साथ। फिलहाल यानी मुझे अभिषेक ठानी को दी इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।